वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड मोल एंड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर्स को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिलेशनशिप्स को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड अ मोल। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट अ सब्सटेंस इज, और फिर पता होना चाहिए व्हाट अ मोल इज। फिर ही तो हम इन दोनों चीज़ों में रिलेशन फाइंड कर सकेंगे। सो फॉर सब्सटेंस, जैसा कि हमने अपने टॉपिक नंबर 1.2 में पढ़ा कि मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, और मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम दो चीज़ों में। एक, अगर तो मैटर प्योर हो तो उसे हम कहेंगे सब्सटेंस, और अगर मैटर इम्प्योर हो तो वो होगा हमारे लिए मिक्सचर। सो वी कैन से दैट अ पीस ऑफ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। और अगर बात करें हम मोल की, तो मोल एक क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी चीज़ के 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं, और किसी भी चीज़ के 1 ग्राम में पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23, जो कि हुए उसके एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर हम देखें सब्सटेंस को और उसका रिलेशन मोल के साथ, तो चूंकि सब्सटेंसेस कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो मतलब हमारे रिलेशनशिप के जो प्रोसीजर और कॉलम्स आएंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर हम देखें एक सब्सटेंस की टाइप के बारे में, सो एवरीथिंग अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर इन प्योर फॉर्म। और अगर हम उन प्योर चीजों की बात करें, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज एलिमेंट एंड अदर्स आर कंपाउंड्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंसेस, दोनों की सिमिलैरिटीज और दोनों के फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस की हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स अगेन, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एलिमेंट मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स और कंपाउंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं। एक जो कि हों कोवेलेंट कंपाउंड्स, मतलब उनके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है, और दूसरे वो है आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बॉन्ड वजूद में आया है। सो इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड, सो वी कैन से दैट देयर आर टू classes of compounds. One could be covalent compounds and others are ionic compounds. So चूंकि अब हमें पता है कि हमारे पास सब्सटेंस क्लासिफाई हो गया है तीन मेन चीजों में, एलिमेंट, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में, तो अब देखते हैं कि जब हम इनके मैसेस फाइंड करते हैं तो उनके मैसेस किन टर्म्स पे फाइंड किए जाते हैं। सो इफ वी फाइंड mass of an element, तो it is always represented as atomic mass. मतलब जब भी हम किसी एलिमेंट का मैस लेते हैं, एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो कि अपने सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन, तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक मैस। एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, यूनिट फॉर एटॉमिक मैस इज AMU, मतलब एटॉमिक मैस यूनिट। अब चूंकि एलिमेंट के लिए हम एटॉमिक मैस यूनिट करते हैं यूज, तो कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स, इनके लिए भी हम कोई टर्म यूज करेंगे। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली दे आर मॉलिक्यूल्स, इनके फॉर्मूलाज को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कहते हैं, तो इनके मैसेस को भी हम कहने वाले हैं मॉलिक्यूलर मैस। और इसी तरह आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं बनते बिकॉज चार्जेस जो हैं, ऑपोजिटली चार्जेस, वो एक दूसरे को सराउंड किए हुए होते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट है इट इज फॉर्मूला यूनिट। तो उसके मैस को हम कैलकुलेट करने के लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मैस। सो हम कह सकते हैं कि मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड बी रिप्रेजेंटेड इन formula mass, and the unit for molecular mass is going to be AMU, and same unit for formula mass is going to be
AMU। अब AMU तो एक ऐसा यूनिट है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में जानते ही नहीं कि कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इन्हीं मैसेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम्स में। जी हाँ, ग्राम्स का यूनिट तो आपने सुना ही होगा। यूजुअली हम मैथ्स के लिए ग्राम्स या फिर किलोग्राम का यूनिट ही यूज करते हैं। सो अगर सेम मैसेज को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ग्राम, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जी हाँ, तो अभी देखते हैं, व्हेन दीज मैसेज दे आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मतलब इनको आपने शो करना है ग्राम्स यूनिट में, तो आप इन्हें बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब पहले था एटॉमिक मास, हम उसे ले रहे थे AMU में। अब आया हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, उसको हमने लिया ग्राम्स में। अगर एटॉमिक मास की जगह आया ग्राम एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह भी तो कोई नया नाम रिप्लेस होने वाला है। सो if we are going to express molecular mass in grams, yes, expressed in grams, I am going to use G only for grams because G is the symbol for grams. तो इसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर एक्सप्रेस किया जाए फॉर्मूला मास को इन ग्राम्स, तो उसको हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। And students, this is understood that if it is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass, तो उसको हम किस में काउंट कर रहे हैं? यूनिट ग्राम में। और इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करते हैं मास इन 1 मोल, तो उसको हम कहते हैं उसका मोलर मास, जिसको हम ग्राम्स पर मोल में फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम एटॉमिक मास में आखिर पार्टिकल्स कितने हैं। जी हाँ, बेसिकली हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं सब्सटेंस का मोल के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब इसमें पार्टिकल्स का रिलेशन कैसे आएगा। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास में हमारे पास होते हैं एवोगैड्रोस नंबर्स। जी हाँ, यानी कि 6.02 इंटू 10 पावर 23। लेकिन चूंकि हम यहां बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की और एलिमेंट की, तो इसका यह मतलब हुआ कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होने वाले हैं। और सेम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज गोइंग टू कंटेन 6.02 into 10 power 23. What? Are you going to write atoms again? चूंकि यहां बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास की, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, यानी कि मॉलिक्यूल्स की, तो हम यहां लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। And same, you have to just repeat the things for the ionic. So, gram formula mass, it is going to contain 6.02 into 10 power 23 formula units. So, यहां तक तो बात हुई तय, लेकिन आखिर मोल कहां है? So, basically, these number of atoms, these number of molecules and these number of formula units, they are equivalent to 1 mole. So same 6.02 into 10 power 23 molecules, they are going to be equal to 1 mole. And 6.02 into 10 power 23 formula units, they are going to make 1 mole of that substance. So ये हुई हमारी स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड अ मोल। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के 6.02 into 10 power 23 particles है, I'm going to use the term particle now because when we say substance, so you and me, we are not sure whether we are talking about atoms, molecules or
फॉर्मूला यूनिट्स। तो अगर हम श्योर नहीं हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड पार्टिकल्स। ये है आपके लिए एक टिप। जब भी एग्जाम में आपको फॉर्मूला देख के उसे समझ नहीं आएगा कि वेदर इट इज अ मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड, तो आप उसके लिए यूज करें जस्ट द वर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चीज उसके लिए आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल, और उसके लिए हम अभी देखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड मोल, और अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल। जी हाँ, मास एंड मोल। एंड व्हेन वी से मास, तो केमिस्ट्री में मास दो तरह से हो सकता है, या तो फिर वो कोई भी मास ऑफ सब्सटेंस और या फिर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जी हाँ, मोलर मास जो सब्सटेंस का है वो आप कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले की मदद से, लेकिन जो मास ऑफ द सब्सटेंस है वो आप वेइंग बैलेंस या इस तरह की किसी भी चीज पे उसको कर सकते हैं। अब अगर हम देखें रिलेशनशिप की तरफ, तो दिस फॉर्मूला इज डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ masses टू द मोल। सो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू known mass of substance, it could be unknown sometimes as well, divided by molar mass of substance. Or known mass of substance, it is always taken as grams, और अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस की, तो इसके लिए यूनिट यूज करते हैं ग्राम्स पर मोल। जी हाँ, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ग्राम्स, मोल एंड -1। ये दोनों चीजें शो करती हैं कि दिस is molar mass of that particular substance. And remember this thing always. When I say the word substance, so it could be either element or compound. Maybe molecular compound or ionic compound means having some formula units. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, और इस फॉर्मूले में हमारे पास हैं तीन चीजें, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास। अगर हमारे पास कोई सी भी दो वैल्यूज मौजूद हों, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द थर्ड वन। यस, अब आप कहेंगे यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री के लिए भी रीअरेंजिंग ऑफ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मतलब एक फॉर्मूले में किसी भी चीज को फाइंड करना हो तो उसको एक साइड पे अलग से किस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास गिवन है, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट नोन मास ऑफ दिस सब्सटेंस व्हिच इज अननोन टू अस। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इसको हमें फाइंड करना है तो हम इसको इक्वल के एक साइड पे रखेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज दिस मोलर मास इज डिवाइडिंग ओवर हियर, सो वी आर गोना टेक इट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जी हाँ, अभी देखते हैं, अगर हमने फाइंड करना है नोन मास of substance, so it would be equal to number of moles multiply by molar mass. I'm just writing molar mass here. molar mass मतलब molar mass of that substance. और अगर इसी बड़े से फॉर्मूला को हम थोड़ा शॉर्टकट वे में लिखें तो हम mass को शो करते हैं स्मॉल m के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो हम यूज करते हैं इट्स स्मॉल n, और मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसी तरह अगर आपको नोन मास और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब आपको सब्सटेंस का नाम तक नहीं पता, यू डोंट नो द फॉर्मूला बट यू नो द नंबर ऑफ मोल्स एंड नोन मास, सो यू कैन कैलकुलेट इट्स मोलर मास। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो simple, you will rearrange the formula. So molar mass would be equal to, अब ये molar mass इस तरफ जाएगा तो number of moles opposite side पे, known mass of substance divided by number of moles. सो ये तो हुई हमारी कैलकुलेशंस। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस किस्म का आएगा जिसमें हमें दो वैल्यूज गिवन हो और तीसरी फाइंड करनी हो, तो वी कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला। मगर इसमें बस एक टिप आपको दूंगी आज के इस लेक्चर में कि अगर आपके पास टर्म मोल लिखा हुआ ना हो, बल्कि इसकी जगह कोई ऐसी टर्म लिखी हो जैसे कि ग्राम एटम्स,
या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स, तो उसका मतलब भी एक मोल ही होगा। सो ये दो टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं, जिनको समटाइम्स एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस कंफ्यूजन और इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझने के लिए हम सॉल्व करते हैं अपनी एक एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, let's solve example number 1.4. Statement says that calculate the gram molecule number of moles in 40 gram of H3PO4, which is phosphoric acid. This is the formula for phosphoric acid. मतलब हमें कैलकुलेट करने हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स, और ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी नो दैट उस फॉर्मूला के हैं दो कंपोनेंट्स। अभी हम देखेंगे कि गिवन वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करके हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू गिवन है। एज यू कैन सी दैट दे हैव टोल्ड अस 40 ग्राम। सो ग्राम इज द यूनिट फॉर मास, तो ये होगा हमारा गिवन मास। सो गिवन मास ऑफ H3PO4 is 40 grams. अब गिवन मास के साथ साथ हमें चाहिए उसी का मोलर मास। मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास बट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स पर मोल। सो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सीखा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। So, if you have to calculate molecular mass, तो उसके लिए आपको पता करना होता है कि कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं और उनका नंबर क्या है। यानी कि फॉर दिस फॉस्फोरिक एसिड वी हैव 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करनी है इनके एटॉमिक मैसेस की, जो कि हैं 1 फॉर हाइड्रोजन, 31 फॉर फॉस्फोरस एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। और उसके बाद सिंपल मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। एट द एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 98 AMU. Now, this is molecular mass, but when you will represent it as molar mass, तो हम इसका यूनिट लिखेंगे ग्राम्स पर मोल। तो अब इसको हम अपने सोल्यूशन में लिखते हैं। Remember, you don't need to do this part in your exam. So, molar mass of H3PO4 is, as we have calculated, 98 grams per mole. We can represent per mole by putting this -1 sign in the power position. Now we have to look into the formula. So formula says that gram molecules or number of moles. So we can say gram molecules or number of moles. They are equal to, now we have to write our formula. Mass of the substance divided by molar mass of the substance. After writing the formula, we can put values in this formula. So the mass of the substance is 40 grams, which is the known mass, which is given in our question. So we can write 40 over here, and molar mass is 98. And by dividing these two values, we will have our number of moles. और अगर हम इन दोनों को divide करते हैं, तो we will get answer 0.408. So this is going to be our
answer to this question. Means in 40 gram of phosphoric acid, we have 0.408 number of moles. So students, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि what is the relationship between substance and mole and what is the relation between mass and mole. और हमने देखा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम मोल और मास में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. साथ ही साथ हमने देखी अपनी एग्जाम्पल नंबर 1.4 जो कि उम्मीद है आपको उसकी कैलकुलेशन अच्छे से समझ आई होगी. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में केमिकल कैलकुलेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.